नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएसटीआर 1 के 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको मस्ट अवॉइड करना चाहिए जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले। ड्यू डेट आ गया है, 2-3 ही बाकी है, 10 तारीख से पहले अभी आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है। और ये जीएसटीआर 1 2026 का पहला जीएसटीआर 1 होने वाला है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अपडेट जो आए हैं उसको कंसीडर करते हुए ये 10 पॉइंट अरेंज किए हैं मैंने, और ये अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपका जो जीएसटीआर 1 है इस महीने का, इस साल का पहला जो जीएसटीआर 1 है वो आपका एक्यूरेटली आप फाइल कर पाएंगे। और जैसे आपको पता हो कि जीएसटीआर 1 जो होता है इंपॉर्टेंट रिटर्न है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका लायबिलिटी क्रिएट होता है और आपके कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी फॉरवर्ड होता है। तो चलिए मैं आपको वो 10 पॉइंट 1 बाय 1 करके कंसीडर कराता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंट जरूर करें अपने जीएसटीआर 1 फाइल करते समय। तो यहाँ मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं जो कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे अपने जीएसटीआर 1 में इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो चलिए, नंबर 1 चेक नंबर 1 आपको क्या करना है, रिसिपिएंट जीएसटी वैलिडेशन। बहुत बारी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, ये कस्टमर का जीएसटी नंबर लेते हैं और उसके हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इनवॉइस है उसको हम लोग रेस कर देते हैं, इनवॉइस रेस करते हैं और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो इशू कर देते हैं। इसके क्या होता है, जीएसटी का रजिस्टर जो होता है सेल रजिस्टर, उसमें वो उसी जीएसटी के नंबर से आता है और उसी डाटा के थ्रू जीएसटीआर 1 भी फाइल कर देते हैं बहुत से लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गलती हो रहा है कि वैलिडेशन नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि अगर गलत जीएसटी नंबर हो गया तो जो आपका जो गलत जीएसटी नंबर अगर मान लीजिए वो किसी और का है तो उसके खाते में क्रेडिट चला जाता है और जो एक्चुअल जो है उसके खाते में क्रेडिट नहीं जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब इनवॉइस बनाए ना उसी समय अपने जीएसटी नंबर को प्री वैलिडेट जरूर कर ले। वैलिडेट करने के बाद ही अपना जो है इनवॉइस जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रेज करें और वैलिडेट करने के बाद ही आप अपना इनवॉइस बनाएं, उसी के बाद आप अपना जीएसटी पे उसको अपलोड करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चेक नंबर 2, इनवॉइस डेट एंड पीरियड अलाइनमेंट आपको ठीक करना होगा। तो जीएसटीआर 1 जब भरते हैं तो वो कंसर्न्ड मंथ का ही आप जीएसटीआर 1 भरते हैं, यानी कि जनवरी मंथ का अगर आप जीएसटी भरेंगे फरवरी में तो जनवरी मंथ का जो डिटेल होगा, जितने भी इनवॉइसेस होंगे उसका हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई इनवॉइसेस भूल जाते हैं किसी मंथ का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट मंथ में डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप कंप्लीट जो जिस मंथ का रिलेवेंट है उसी मंथ का आप जो है इनवॉइसेस डालिए और कोई ऐसे पेंडिंग भी नहीं रहेगा इस सिचुएशन में आपको कि पिछला वाला जो इनवॉइस है आपको डालना पड़े। तो अलाइनमेंट एक बनाकर शुरू से चलिए इनवॉइस का डेट का और उसका पीरियड। इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म में भी सुविधा होगा, लॉन्ग टर्म रिकाउंसिलेशन में भी आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी और आपको सुविधा मिलेगा। चेक नंबर 3, B2B एंड B2C, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 बाइफर्फिकेशन आप बिल्कुल करके रखें। बहुत बारी क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है B2B और B2C में। तो जब भी आप बिल करें, इनवॉइस इशू करें तो B2B और B2C बिल्कुल आपको सिंपल होता है। B2B होता है जो बिजनेसेस को हम लोग बिल करते हैं और B2C हो जाता है जो कस्टमर को किया जाता है। तो इनवॉइस करते समय ही एंट्री लेवल पे ही जब होता है तो आपको वहीं पे सेग्रीगेशन करके प्रॉपर आपको रख लेना होगा कि B2B कौन सा है और B2C कौन सा है। उसी हिसाब से आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में भी और अपने जहाँ भी वर्किंग करते हैं वहाँ पर करके रखें। इससे क्या होगा कि आपका जो रिपोर्टिंग करेंगे जब आप जीएसटीआर 1 में तो प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग कर पाएंगे। चेक नंबर 4, टैक्स रेट एंड अमाउंट आप जरूर वैलिडेट कर ले। बहुत बारी क्या होता है गलत टैक्स लग जाता है, गलत HSN अगर मान लीजिए लगा दिए अपने, गलत SSC लगा दिए तो आपका ऑटोमेटिकली गलत रेट लग जाएगा। और गलत रेट लगेगा तो क्या होता है ना, गलत आपका जो है टैक्स का ब्रेकअप होगा, गलत CGST AGST आप बुक कर लेते हैं और ये गलत बुक हो जाए तो आपका टोटल चीज़ गलत हो जाता है। तो ये आप इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में प्रॉपर तरीके से चेक करें कि आपका प्रॉपर एग्जैक्ट HSN क्या है, SSC क्या है और उसका रिलेवेंट GST का रेट कितना है, और उसी के हिसाब से आप CGST AGST और IGST जो भी है आपका वो आप ब्रेकअप करके प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद ही अपना इनवॉइस को आप रेस करें। चेक नंबर 5, अमेंडमेंट रिपोर्टिंग आप जरूर करें। जो भी आपका जीएसटीआर 1 के अगर प्रीवियसली कोई आपने एरर किया है उसको आपने
अमेंड किया है तो अमेंड को प्रॉपर तरीके से दिखा देना है। अगर नहीं दिखाते, अगर पेंडिंग, अगर एरर कोई अमेंडमेंट हुआ है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कर दिया है लेकिन आपने रिटर्न में उसको रिफ्लेक्ट नहीं करवाया है, तो इससे क्या होगा, आपका जो मिसमैच है वो बुक्स ऑफ अकाउंट और रिटर्न से चलता ही रहेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा एक रीजन बना के रखना होगा, जो टेबल्स रिलेवेंट है GSTR 3 में, GSTR 1 में, वो प्रॉपर तरीके से जो करेक्शन वाले जो है वो आप रिपोर्ट करें जहाँ पे रिलेवेंट, और उसके बाद आपका करस्पॉन्डिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है उसका भी रिपोर्टिंग प्रॉपर करके और अलाइनमेंट करके चले बुक्स ऑफ अकाउंट और रिटर्न का। चेक नंबर 6, क्रेडिट एंड डेबिट नोट। आपने मान लीजिए इन्वॉइसेस को आपने इन्वॉइस किया, आप पोर्टल पे अपलोड कर दिया, आ गया वहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपने जब कैलकुलेट किया तो सारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट को कंसीडर करते हुए आपने एक लायबिलिटी वहाँ पे बनाई। अपना आपने GSTR 1 में अगर आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट एडजस्ट नहीं करेंगे, क्रेडिट नोट डेबिट नोट जिसको ऐड करना है, क्रेडिट नोट को लेस करना है, डेबिट नोट को ऐड करना है, ये चीज़ अगर नहीं करेंगे तो GSTR 1 जब आप फाइल करेंगे, GSTR 1 जब आप बनाएंगे ना, वहाँ पे आपका एग्जैक्ट जो होना चाहिए लायबिलिटी वो नहीं आएगा। क्योंकि एग्जैक्ट लायबिलिटी वही होता है कि आपने जो जितना भी आपका लायबिलिटी होता है आउटवर्ड सप्लाई का, जितना भी टाइप का, एक्सपोर्ट का हो गया, B2B B2C SEZ जो भी मिलाकर आपका जो लायबिलिटी टैक्सेबल सप्लाई होता है, वो उससे रिलेवेंट अगर कोई डेबिट नोट का लायबिलिटी है तो वो भी आपको दिखाना पड़ता है डेबिट नोट का। उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट नोट अगर कुछ इशू हुआ तो उसको आपको माइनस करना होगा, वो भी एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगा वो आपका एग्जैक्ट लायबिलिटी होगा, जो आपके जो वर्किंग है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से आप मिलाकर आपको रखना पड़ेगा। चेक नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट एंड SEZ जो सप्लाईज होते हैं आपको प्रॉपर सेग्रीगेट करके ही देना होगा। देखिए बहुत बारी क्या होता है कि जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, उसके बाद आपका जो SEZ सप्लाई होते हैं वो प्रॉपर क्लासिफाइड नहीं किए जाते। बहुत लोग क्या होता है कि नील रेटेड सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई मर्ज करके ही रिटर्न में डाल देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फ्यूचर में इसके लिए स्क्रूटनी वगैरह को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो जितनी भी टाइप ऑफ सप्लाई है आपका जो B2B B2C प्रॉपर तरीके से दे। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है अगर आपका, तो एक्सपोर्ट में LUT के अंडर में कौन सा हो रहा है, उसके बाद टैक्स लगा के आपका कौन सा हो रहा है, SEZ सप्लाई कौन कौन सा है, प्रॉपर तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करके उसी हिसाब से आपको जो रिलेवेंट टेबल है ना उसी में आपको रिपोर्ट करना है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। जो रिलेवेंट टेबल है जिसका, उसको रिलेवेंट टेबल में ही डालें। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन अपने आउटवर्ड सप्लाई का करना बिल्कुल ही ना भूले। इससे क्या होगा, आपका GSTR 1 जो है प्रॉपरली एक्यूरेट रहेगा और फ्यूचर में भी आपको रिकॉन्सिलिएशन वगैरह में सहायता मिलेगी। अब चेक नंबर 8 जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवॉइसिंग का रिकॉन्सिलिएशन बहुत ही आज के डेट में इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी क्या होता है ना, जब आप इनवॉइसिंग करते हैं IRN पे अपने डाटा को चलाते, जितने भी इनवॉइस करते हैं वो अब GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट होता है। ठीक है, ये ऑटो पॉप सिंकिंग हो गया है। तो जब आप GSTR 1 भरने जाएंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है यहाँ से इनवॉइस डाटा को डाउनलोड करने का। तो आप GSTR 1 फाइल करने से पहले हमेशा GSTR 1 का जो इनवॉइसिंग का डाटा है वो डाटा को जरूर वैलिडेट कर ले, इसको रिकॉन्सिलिएशन करें। किससे? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इनवॉइसेस है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके साथ रिकॉन्सिलिएशन कर ले, और वैलिडेट करने के बाद ही आप अपना GSTR 1 फाइल करें। पूरा वहाँ पे चेक करें कि कौन आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी इन्वॉइसेस है सबका सब आपने इन्वॉइसिंग किया है कि नहीं, ये कोई छूट गया है तो उसको आप वहाँ पे मार्किंग करके नोट करके और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसी हिसाब से आप GSTR 1 में डालें। चेक नंबर 9, टाइम पर अपने GSTR 1 को भरें। कोई भी रिटर्न टाइम पर भरें, इससे क्या होगा, लेट फाइलिंग जो है वो आपको नहीं लेगा और एक आप प्रॉपर डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पाएंगे। और चेक नंबर 10, एट द एंड सब कुछ भरने के बाद एक फाइनल रिव्यू आप प्रॉपर तरीके से करें। सारा डाटा पोर्टल पे फिलअप करने के बाद वहाँ पे आपको देखिए एक प्रीव्यू समरी आता है GSTR 1 का, उसको डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह से आप करेक्ट करें, अच्छी तरह से आप उसको वैलिडेट करें। जेसन फाइल अगर आप क्रिएट किए हैं, आप ऑफलाइन यूटिलिटी से अगर कर रहे हैं तो जेसन फाइल को भी आप प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करें। वहाँ देखिए कि जितने भी आउटपुट सप्लाई आपने दिखाया है वो प्रॉपर तरीके से आपके जो वर्किंग है, आपका जो इंटरनल वर्किंग है उसके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पूरा वैलिडेट करने के बाद ही आप GSTR 1 भरें, ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि GSTR 1 एक इम्पोर्टेंट रिटर्न है और इसी के बेसिस पे जो है आपका रिसिपिएंट को इनपुट मिलता है और आपका लायबिलिटी एक्यूरेटली आप डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो फ्रेंड आई होप जो 10 पॉइंट मैंने बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कोई सवाल है जैसे मैंने बताया कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो ऑन GST एंड इनकम टैक्स आपके पास रेगुलर पहुँचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।